ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव गणेश मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप, पहले भाग का लघु रूप अलग से भी प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह त्रिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त देखने का एक माध्यम है, जरिया है। हमारे मुख पर जब भी पंचांग शब्द आता है या हमारे कान में जब भी पंचांग शब्द की ध्वनि आती है तो हमारा ध्यान अनायास ही शुभ और अशुभ मुहूर्त पर जाता है, किंतु पंचांग उससे कहीं बढ़कर है। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, हमारे निर्णय क्षमता को पंचांग सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि पंचांग की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे हम सीमित नहीं करें, शुभ इसे शुभ मुहूर्त या और अशुभ मुहूर्त जाने का माध्यम न बनाएं, अपितु इसे हम अपनाएं, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमारे संतुलन के साथ संतुलन स्थापित करने में पंचांग सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि, सकारात्मकता का संचार होता है जिससे हमारे जीवन में। तो चलिए, आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। पंचांग में जाने के पूर्व संक्षिप्त परिचय वरुण एस्ट्रो द्वारा, जो दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। हम हमने अपने गुरुजनों को नमन करते हैं। गुरुजन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु की आराधना कर, गुरु को नमन कर, उन्हें धन्यवाद कर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयास से और उनके सुझाव के अनुसार, गाइडेंस के अनुसार ही हमने जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसमें शिक्षा ग्रहण की है, उन शाखाओं में, ज्योतिष के उन शाखाओं में। अपने गुरुओं के मदद से ही हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी की भी डिग्री हासिल की और अभी फेस रीडिंग पर उनके ही सानिध्य में मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। तो पुनः आज बुद्धदेव बुद्ध का दिन है, ज्ञान का दिन है, गणेश का दिन है, मां शारदे का दिन है। सबको नमन करते हुए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। दैनिक पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते। दैनिक पंचांग के पहले भाग में आज सूर्योदय आज का दिन, तारीख 28 मई 2025, मास ज्येष्ठ, शुक्ल पक्ष, काका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलियुग का 5126वां वर्ष। आज सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:35 पर।
सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:35 PM। दिशा शूल उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई, मजबूरी हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में सुखता लाए। पंचांग के पांचों अंक, वार बुधवार, तिथि अद्भुत, क्योंकि तिथि आज 3 भागों में, आज 3 दिन तिथि है। प्रातः 5:02 तक प्रतिपदा और देर रात्रि 1:54 तक द्वितीय, तत्पश्चात तृतीय। पुनः बता दें, आज तिथि प्रातः 5:02 तक प्रतिपदा, देर रात्रि 1:54 तक द्वितीय और तत्पश्चात तृतीय। नक्षत्र देर रात्रि 0:29 तक वृक्षिरा, उसके बाद आर्द्रा। योग रात्रि 7:09 तक धृत्री, उसके बाद सूर्य। धृत्री शुभ है और शूल अशुभ है। करण प्रातः 5:02 तक बौ, उसके बाद अपराह्न 3:25 तक बालव और देर रात्रि 1:54 तक बालव, तत्पश्चात तैतिल। तो करण प्रतिदिन 3 कर्ण हुआ करते थे, आज 4 कर्ण। तो इस प्रकार ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जरा देखें कि भोलेनाथ को स्मरण करते हुए भोलेनाथ वास कहाँ कर रहे हैं और उसका फल क्या है। तो जब तक प्रतिपदा है तब तक वे गौरी के सानिध्य में हैं, और जब द्वितीय होता है, जब तक प्रतिपदा है तब तक वे शमशान में है जो अशुभ है, और जब द्वितीय होता है तो गौरी के सानिध्य में जाते हैं जो सुखप्रद है, और जब तृतीय होता है, क्योंकि आज तृतीय भी होगा, तो वे नंदी पे सवार होते हैं जो अभिष्ट सिद्धि के लिए भी शुभ है। तो इस प्रकार जय भोलेनाथ को स्मरण करते हुए चलते हैं शुभ मुहूर्त की ओर। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल अपराह्न 4:33 से 5:59 तक। सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 4:59 से 0:29 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:03 से 2:57 तक। गोधूली बेला संध्या 6:33 से 6:54 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से 0:08। राहु काल दिन के 11:47 से 1:29 तक। यहाँ हम शुभ मुहूर्त में बताते चले। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। चलते हैं शुभ मुहूर्त में। राहु काल सबसे ज्यादा शुभता लाते हैं, और इस हेतु इनका हमने साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए, ताकि आप पहले से कार्यक्रम बना सकें, जो काम नहीं, जो काम को अवॉइड करना है उसको अवॉइड कर सकें। राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर पर हमने अलग वीडियो डाला है, ताकि आपके जीवन में शुभता है, अशुभता नगण्य हो। राहु काल दिन के आज दिन के 11:47 से 1:29 तक। गुलिक काल दिन के 10:05 से 11:47 तक। यमगंड प्रातः 6:41 से 10:05 तक। और वर्ज मुहूर्त प्रातः 7:53 से 9:20। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो चंद्रमा और बुधदेव आज अस्त है। चंद्रदेव का आज राशि परिवर्तन है, जब वे वृषभ से मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। इस प्रकार यदि हम देखें तो मित्र राशि में अभी फिलहाल 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह। शुक्र की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं, और मंगल को छोड़ शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है।
कोई भी राशि का आपस में परिवर्तन नहीं है। पुनः बता रहे हैं, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह, किसी भी राशि का राशि परिवर्तन नहीं है। शुक्र की राशि में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं, और मंगल को छोड़कर सभी शेष राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो चंद्रमा मंगल के नक्षत्र से भ्रमण कर रहे हैं, और वे फिर आद्रा में आज प्रवेश करेंगे। वृक्ष राशि आद्रा में जाए। शेष ग्रह अपने पूर्ववत नक्षत्रों में है। रोहिणी में सूर्य, चंद्रमा में ये में मंगल देव के राशि में असल बुध की राशि में मंगल देव, सूर्य की राशि में बुध देव, मंगल की राशि में बुध बृहस्पति देव, बुध की राशि में शुक्र देव, शनि की राशि में खुद शनि देव, बृहस्पति की राशि में राहु देव, और सूर्य की राशि में केतु देव। इस प्रकार मित्र के नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 1 ग्रह है। सूर्य देव, बुध देव और मंगल देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं, और केतु शुक्र राहु को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। केतु शुक्र राहु स्वतंत्र ग्रह है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। मई मास का जो ग्रहों का गोचरीय स्थिति है वो इस प्रकार है। राहु देव और केतु देव कल सही मायने में राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे मीन राशि से कुंभ में आ जाएंगे। ऐसे आंशिक रूप से वे आ चुके हैं। और केतु देव कन्या से सिंह राशि। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 31/5 को 11:42 पर होगा। और चंद्रदेव आज 8:15 तक अस्त रहेंगे। बुध देव 8 जून तक अस्त रहेंगे। तो इस तरह से हमारे जो ग्रहों की गोचर तालिका मई 2025 का आपके समक्ष प्रस्तुत। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। चलते हैं आज के दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति। यह हम चंद्रमा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार देखते हैं, और समूह के स्वामी के अनुसार, समूह तक ही सीमित नहीं रहते, उनके स्वामी के अनुसार देखते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। इस पद्धति को तारा बलम पद्धति कहते हैं। यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और चूंकि नव तारा चक्र ही बेस है, आधार है, इसलिए नव तारा चक्र पर हमने विशेष प्रस्तुत की है। और नव तारा चक्र जो तारा बल है चंद्रमा के गोचर के परिप्रेक्ष्य में है केवल। नव तारा चक्र जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में है उस नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा, दशा महादशा का कैसा फल होगा, अंतरदशा का कैसा होगा विंशोत्तरी दशा के अनुसार। साथ ही साथ आपके साथ विभिन्न ग्रहों का जो भी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह जिस तरह जहां दिख रहे हैं वे कैसा फल देंगे, उसके अतिरिक्त गोचर में से ग्रहों का असर क्या कैसा होगा, और अंत में इसके अतिरिक्त आपके साथ जीवन में आपके साथ जो भी व्यक्ति सानिध्य में आएगा उसके नक्षत्र के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि वह आपके लिए सुफलदायी है या पीड़ादायक। तो इस प्रकार से चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके पार्टनरशिप में हो, आपके संबंधी हो, समाज में हो, ये सभी हम आप जान सकते हैं अग्रिम, और उसी अनुसार
आप उपाय कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में सफलता ज्यादा हो, आपका जीवन समृद्धशाली हो, अशुभता कम हो, शुभता ज्यादा हो। इसी के उद्देश्य से हमने नव तारा चक्र पर अलग वीडियो डाला है। हमने भी बताया नव तारा चक्र से हम ये भी जान सकते हैं कि आपके सानिध्य में जो आने वाला व्यक्ति है वो आपके लिए क्या है। और यही वजह है कि उस नव तारा चक्र में हम कुछ विशेष विभूतियों का जन्म कुंडली हमने डाला है, और उनके साथ किससे मित्रवत संबंध रहे वह भी हमने कोशिश की है। यहाँ तक कि भगवान राम, सीता और हनुमान, इनकी जन्म कुंडली भी हमने डाला है उस पर, नवतारा चक्र पर। और यह दिखा विवेचना की है, यह साबित किया है कि कैसे भगवान राम के लिए हनुमान और सीता शुभ फलदायी थे, और उसी तरह से सीता माँ के लिए हनुमान कैसे शुभ फलदायी थे। तो चलिए नवतारा चक्र पद्धति को देखेंगे। संक्षेप में यहाँ बता दें कि तारा बलम में नौ तारा चक्र में चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही होते हैं, यानी ग्रह अपना फल कभी नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। हर राशि में तीन तीन नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा जब भी भ्रमण करते हैं तो उस राशि के अनुसार जो नक्षत्र स्वामी होते हैं उनके अनुसार फल देते हैं। तो हमने यहाँ बताया कुल 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र के क्रम संख्या निर्धारित है। तो इन 27 नक्षत्रों को क्रम संख्या 1 से 27 तक है, किंतु ग्रहों का मन नक्षत्र होने के कारण उनका स्वामित्व देने हेतु कुछ इस तरह से क्रम संख्या बनी। ग्रहों को महादशा के विंशोत्तरी दशा के महादशा के अनुसार जो क्रम संख्या बनती है उसी क्रम में ग्रहों को रखा गया। यानी केतु पहला ग्रह हुए, उसके बाद शुक्र, तत्पश्चात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। और ग्रहों राशियों को नक्षत्रों को तीन श्रेणी में रखा गया। पहला श्रेणी में 1 से 9 नक्षत्र, दूसरे श्रेणी में 10वां से 18वां, तीसरे श्रेणी में 19वां से 27वां। और प्रत्येक श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुए, यानी पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया। इस प्रकार अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र जो पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र होते हैं, इनका स्वामित्व केतु को दिया गया। और इसी क्रम संख्या में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती जो होते हैं उनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी हुए, वहां से गणना आरंभ होती है, और वे पहला ग्रह होते हैं। पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, शुभ और अशुभ का मिश्रण रहता है। किंतु दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं। तो आपके चाहे मित्र जो भी हों, यदि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह के में आए तो वे आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं, विपद देते हैं, प्रत्ययी होते हैं, और यहां तक कि अति पीड़ा देने वाले होते हैं। यानी खतरा भी हो सकता है, अशुभता भी होती है, बाधा भी डाल सकते हैं, और अति पीड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी किसी जातक का यदि होता है तो इसी के नक्षत्र में होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी इसी नक्षत्र में हुआ करता। तो ये रहे आपके सूचना। नौ तारा चक्र इसी पर आधारित पर काम करता है, और तारा बलम भी इसी पर आधारित सिद्धांत यही है, और यह बहुत ही सटीक फलदायी है, बहुत ही उपयोगी है। अब यदि किसी जातक का आज का दिन
इस नक्षत्र में पड़ गया, तीसरा, पांचवा, सातवां में, तो परिहार क्या है? यहां हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, यह परिहार हमने किसी माध्यम से लिया है जिसका हम प्रमाणित नहीं करते। तो परिहार जो हमने कलेक्ट किया है वह इस प्रकार है। तारा जो आपका है वो उपाय क्या है? जन्म में यदि आपका पड़ता है जो कि मिश्रित फल देते हैं, तो पीला कद्दू, पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत्त में यदि कोई आपके नक्षत्र आते हैं, ग्रह आते हैं, तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरी में आते हैं तो नमक दान करें। और नैधन्य में आते हैं तो उस मुहूर्त को त्यागें, कोई भी शुभ काम नहीं करें। और यदि मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान, क्योंकि नैधन्य जो नक्षत्र होते हैं, जो भी ग्रह होते हैं, वो आपके लिए पूर्व निर्धारित परेशानी को लेकर आते। तो ये रहे हमारे संक्षिप्त आपका परिचय। अब हम आपको ले चलते हैं आज के चंद्रमा के गोचर। आज रात्रि, मध्य रात्रि 0:29 तक चंद्रमा मृगशिरा में है और तत्पश्चात वे आर्द्रा में जाएंगे। तो हम अगर फलित देखना चाहें तो किसी भी जातक का, मान लीजिए कि कोई भी जातक पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र में जन्म लिया है, और यदि वह पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र में जन्म लिया है तो पहला भाग जो है मध्य रात्रि तक, सॉरी, यदि पूर्वा फाल्गुनी में जन्म लिया है जातक, तो पहला भाग उसका छेन का होता है। भरणी या पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ तो शुक्र के नक्षत्र में आए, और ऐसे जातक का जिसका मृगशिरा में होता है जन्म है, क्षेम होता है। किंतु उसके बाद मध्य रात्रि के बाद जब चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो यह पीड़ादायक। इस तरह से रो से हम पकड़ेंगे कि भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ, तो इस रो को हम पकड़ेंगे और कॉलम से मिलाएंगे। यदि किसी भी जातक का जन्म उदाहरण स्वरूप रोहिणी, हस्ता या श्रवणा नक्षत्र में हुआ है, तो पहला भाग संपत्ति का होगा, दूसरा भाग विपत्त का होगा। वही किसी भी जातक का जन्म शनि के नक्षत्र में यदि हुआ है, पूष, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद, तो पहला भाग अति पीड़ादायक होगा और दूसरा भाग शुभ होगा। और इसी तरह से हम फल को देखते हैं। तो ये रहे हमारे चंद्रमा। हम जब नौ तारा चक्र पर भी देखते हैं तो इसी के अनुसार देखते हैं कि जातक, हम कोई भी दशा महादशा या कोई भी व्यक्ति हमारे लिए किस ग्रुप में आ रहा है, कौन से नक्षत्र में वो आ रहा है, और वह हमारे लिए सुफलदायी है या अशुभ फलदायी है। जरूर देखें नवतारा चक्र, ये सटीक पद्धति है, और इसको हम केवल परिहार की प्रमाणिकता नहीं करते, लेकिन यह फल सुफलदायी होता है और यह सटीक फलदायी होता है। आप जरूर देखें, उपयोग करें उसे, इसको समझने की कोशिश करें और साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और तथा शुभेच्छुओं के बीच, ताकि उनके जीवन में शुभता ही ज्यादा हो, अशुभता की नगण्यता हो। साथ ही साथ उनका आत्मबल मजबूत हो, ताकि वे चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रस्तुति की आगे बढ़ते हैं। आपको ले चलते हैं तीसरे भाग। अभी हमने देखा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार कैसा फल होता है। आगे के प्रस्तुति में हम देखेंगे कि चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके अनुसार कैसा फल होता है। तो आज चंद्रमा अपराह्न 1:36 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे वृषभ राशि से
मिथुन राशि में जाएंगे। तो आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब 1:36 से राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल चंद्रमा वृषभ राशि में है और मिथुन राशि में जाएंगे। तो वृषभ राशि में जब तक है चंद्रमा, यानी दिन के 1:36 तक, तब तक के लिए वृषभ राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए उत्तमता के संकेत है। वहीं मिथुन राशि में जाने के बाद मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वाले के लिए शुभता के संकेत हो रहे। शेष राशि पर सावधान रहे, खास करके वाहन चलाते समय, वाद विवाद के समय, और इष्ट देव का ध्यान करें ताकि उनके जीवन में अशुभता जो हो वो कम, नगण्य हो। तो यह रही हमारे चंद्रदेव, इसे चंद्र बलम कहा जाता है। चंद्रमा की राशि परिवर्तन के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, हम आपको अब ले चलते हैं दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। यह शुभ और अशुभ काल दिखाता है। चौघड़िया ज्योतिष या चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई नया काम हम आरंभ कर रहे हैं तब। यदि हम उचित मुहूर्त को नहीं देखना चाहें या कोई नहीं देख पाए, तो कम से कम किसी भी शुभ काम को करने के पहले चौघड़िया को अवश्य देखना चाहिए। यह मेरा सुझाव है, क्योंकि इसका फल भी सटीक हुआ करता है, शुभता के करीब रहता है। और चूंकि चौघड़िया की उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो हमने डाला है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। उसमें हमने चौघड़िया पे कैसे चौघड़िया का निर्माण होता है, चौघड़िया क्या है, कौन कौन से शुभ और शुभ कार्य इस चौघड़िया में, किस चौघड़िया की उपयोगिता क्या है, आदि आदि पर विस्तार से हमने डाला है। आप उसे देखें, आपके लिए उपयोगी होगा, यह मेरा विश्वास है। तो चलते हैं चौघड़िया पर। आज कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात का होता है। संक्षिप्त परिचय चौघड़िया पर देता हूं, और यह सूर्योदय से आरंभ होता है और अगले सूर्योदय तक समाप्त होता है। कुल 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के, किंतु सप्ताह के दिन साथ ही है, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हो। 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है, आदि का जो चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है, चाहे वो दिन का या रात का। सब तो हर इससे स्पष्ट हो गया कि 7 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से है। चूंकि सातों सातों साप्ताहिक दिन के स्वामी, ग्रह स्वामी, रूलिंग प्लैनेट अलग अलग हुआ करते हैं, इसलिए सातों जो चौघड़िया हुए उनका संबंध 7 ग्रहों से हो गया, और सातों ग्रह को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, इसलिए सातों चौघड़िया विशेष प्रयोजन हेतु अति उपयुक्त। चौघड़िया को देखते समय यह देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया काल बेला, वार बेला या राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसे अशुभता से यदि अतिव्याप्त हो कोई भी चौघड़िया, तो उस चौघड़िया को त्यागना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता का तो नामो निशान नहीं, अशुभता की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो अब आज का चौघड़िया पर आते हैं। आज का बुध का दिन है। बुध का चौघड़िया जो होता है, लाभ का चौघड़िया तो होता है जो ज्ञान विद्या अर्जन से संबंधित रखता है। यहाँ से चौघड़िया आरंभ हो रहा है और इसी चौघड़िया से समाप्ति भी हो रही है। दिन के चौघड़िया जो काल चौघड़िया है, दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है, वो काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया जो दुश्मनों को परास्त करने के लिए है, वह राहु काल से ग्रसित है। वही रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो विद्या लाभ से है, देर रात्रि में है या भोर में है कहिए, वह काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन चौघड़िया को त्यागना चाहिए, और शेष चौघड़िया का
हम उपयोग उनसे संबंधित कार्यों के लिए यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा फलदायी है और इसका उपयोग कर सकते हैं उसी अनुरूप। अमृत चौघड़िया सभी कार्यों के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। चंद्रमा से संबंध रखता है, सोमवार का दिन से संबंध। तो इस तरह से अमृत चौघड़िया सोमवार का दिन, काल चौघड़िया शनिवार, शुभ चौघड़िया बृहस्पतिवार, रोग चौघड़िया मंगलवार, उद्वेग चौघड़िया रविवार और चर चौघड़िया शुक्रवार, इनसे संबंध। आप देखें चौघड़िया की उपयोगिता, यह इस वीडियो में आपके लिए इससे बहुत ही मार्ग ज्ञान वर्धक होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। आपके जीवन में शुभता आएगी है, आप इसका अनुसरण करेंगे। इन शब्दों के साथ करें, आग्रह है, और ताकि आपके जीवन में शुभता ज्यादा है, या जब वीडियो को देखें, अनुसरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं दैनिक पंचांग के 5वें भाग। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं और बताते आ रहे हैं कि यह एकल अंक पर काम करता है। शून्य 1 से 9 अंक ही इसके लिए उपयोगी होते हैं और शून्य को इसमें इग्नोर किया जाता है, शून्य को नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह अनंत को दिखाता है, अनसर्टेनिटी को दिखाता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। हमारे जीवन में यदि 1 से ज्यादा अंक जब भी आते हैं तो उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़ दिया जाता है। यदि कोई शब्द आए तो उनके अक्षरों का अंकीय मूल्य हुआ करता है और वह अंकीय मूल्य में जो अंक है उससे उन अक्षरों के परिवर्तित कर उसे अंक में परिवर्तित किया जाता है और पुनः एकल अंक में बनाकर हम फलित करते हैं। यदि अक्षरों और अंकों का समूह आया तो उसी प्रकार हम उसे अंकों में परिवर्तित कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। अंक ज्योतिष का मूलाधार जो है, जो आधार है, वह जन्म तिथि। जन्म तिथि 2 भागों में होता है। पहला भाग जन्म, 3 भागों में होता है। जन्म की तिथि, दिनांक, जो 2 अक्षरों से अंकों में हुआ करता है मैक्सिमम, 1 अंक या 2 अंकों में होता है। अधिकांश वह 2 अंकों में होता है और 1 से 9 तक ही केवल 1 अंक में होते हैं। जबकि माह माह अधिकांश 1 अंक में होते हैं और कुछ 10वां, 11वां, 12वां 2 अंकों में होते हैं और वर्ष 4 अंकों में हुआ करते हैं। तो जब हम तिथि का योग करते हैं, तिथि के अंकों का योग करते हैं, तो वह मूलांक बनता है, ड्राइवर बनता है। और जब तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो वह भाग्यांक बनता है। तो इस प्रकार हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, और आपस का तालमेल देखते हैं। इसमें जो कमियां हैं, यदि आपस में तालमेल कम है तो फिर हम उस अंकों का सहारा लेते हैं जो हम बराबर यूज करते, प्रयोग में करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि यह बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो, मूलांक और भाग्यांक आपस में तालमेल बहुत अच्छा हो, किंतु हम कुछ अंक ऐसा ले आए अपने दैनिक प्रयोग में जो हमारे उसके लिए शत्रुता का कारण बने और वहीं से हमारा दिन की, हमारे समय का जो अशुभता है या जो परेशानी है वहां बढ़ती है। तो अंक ज्योतिष यह बताता है, बहुत ही आसान है सीखना, बहुत ही आसान है इसका उपयोग करना और समझना और उपयोग करना। तो चलिए, आज का मूलांक और भाग्यांक 1 और 6 है। 1 और 6 का आपस में तालमेल उत्तम है, क्योंकि 6 और 1 आपस में मित्र हुआ है। याद करें, अति मित्र नहीं है। तो 1, 10, 19, 6 का आज का भाग्यांक है 6 अंक, उसका बाकी मूलांक वालों से कैसा संबंध है, कैसा दिन हो रहने की संभावना है, तो चलिए देखते हैं। एक और जिनका जन्म तिथि 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ, 1 मूलांक बनता है, सूर्य देव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। दोनों आपस में मित्र हैं, 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। सक्सेस रेट इनका मीडियम होने की, मध्यम मध्य दर्जे का जो सफलता होगी वह होने की संभावना है। 2, 11, 20, 29 जिनका जन्म तिथि है, चंद्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, चंद्र दिन सामान्य होने की संभावना है, क्योंकि
2 और 6 का संबंध तटस्थता का है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 40% सफलता का दर है। और 6 अंक चुके शुक्र से संबंध रखता है, जो ग्लैमरस को करता है, शो ऑफ को दिखाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति मीडिया से संबंध है, उन जातकों के लिए यदि वैसा संबंध है उस कार्यों के लिए, तो उनका सफलता का दर बढ़ सकता है। 3, 12, 21, 30 जिनका जन्म तिथि हो, 3 मूलांक होता है, बृहस्पति देव जिनके स्वामी बनते हैं। सावधानी जरूरी है क्योंकि 3 और 6 का संबंध अति शत्रुता का है। 3 बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु। 6 शुक्र देव, दानवों के गुरु। दोनों गुरु हैं, अतः शत्रुता होना जरूरी है। साथ ही साथ शुक्र भोग विलास के, बृहस्पति भोग विलास से दूर, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जिनका 3 और 6 कॉम्बिनेशन आज आ रहा है, थोड़ा सावधान रहें, वाद विवाद से दूर रहें, और वैवाहिक जीवन में जो बहस हो, वाद विवाद हो, उससे थोड़ा सावधान। 4, 13, 22, 31 जिनका जन्म तिथि हो, 4 मूलांक होता है, राहु जी इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। दोनों का आपस में संबंध मित्रता का है। 90% सफलता का दर है। मीडिया एक्टिंग से संबंधित जो कलाकारी से कला से संबंध है, उनके लिए दिन और उत्तम, जो सक्सेस रेट है उनके लिए बढ़ सकता है। 5, 14, 23 तारीख जिनका जन्म तिथि है, 5 मूलांक होता है, बुध देव इनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। और 5 और 6 का संबंध मित्रता का है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता का दर होना है। और शिक्षा के क्षेत्र में यह शुभ नहीं है, लेकिन यह मीडिया के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, गणना जहां होती है, जहां अकाउंटिंग होता है, वित्त के क्षेत्र में यह बहुत ही सफल होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, 6, 15, 24 जिनका जन्म तिथि है, 6 इनका मूलांक बनता है। वो शुक्रदेव जिनके स्वामी होते हैं। 6 और 6 का संबंध अति मित्रता का नहीं, वरन मित्रता का है। 4 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और ये सुपर सक्सेसफुल इन ऑल एरिया। आज का दिन इनका उत्तम हो रहने की संभावना। 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि हो, 7 मूलांक बनता है, केतु देव जिनके स्वामी होते हैं। 7 और 6 मित्रता का है। और 3 स्टार हैं, मिल रहे हैं। 80 से 100% सफलता का है। केतु देव धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु देव जड़, केतु देव जड़ को करते हैं, जबकि राहु देव धर को करते हैं। यानी सिर राहु है, केतु पैर है। इसलिए केतु देव जहां 7 और 6 का संबंध हो, स्पोर्ट्स जो पैर से खेले जाएं, उनके लिए बहुत ही सुंदर है। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्म तिथि हो, 8 जिनका मूलांक बनता है, शनि देव जिनके स्वामी हैं। 8 और 6 मित्रता का संबंध है। 80 से 90% सफलता का दर है। कानून और मीडिया से संबंधित हो उस जातक का, यदि उससे संबंध हो, तो उनका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। 9, 18, 27 जिनका जन्म तिथि है, 9 मूलांक बनता है, मंगल देव जिनके स्वामी हैं। 30% सफलता का दर है। मीडिया से संबंध है तो सफलता का दर बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोवर्सी से दूर रहें। कंट्रोवर्सी में फंसने से परेशानी हो सकती है। अपने क्रोध, अपनी उग्रता को थोड़ा नियंत्रण में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ दैनिक पंचांग के 5वें भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। और इस तरह से दैनिक पंचांग के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमसे बने रहने के लिए। अंत तक जो पहली बार हमारे दर्शक हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, और साथ ही साथ सभी हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के, शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में जो शुभता हो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो, और अशुभता
नगण्य हो, आत्मबल उनका मजबूत हो, ताकि हर चैलेंज को अच्छे से वे फेस कर सकें और नगण्य असुरता के को कम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विराम लेते हैं। आज बुद्ध देव का दिन है। बुद्ध की देव की कृपा पर बरसते रहे, मां शारदे की कृपा पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। कल फिर इसी वक्त आपके समक्ष हम नई प्रस्तुति के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय बुद्ध देव, जय मां।